जब तक इनमें से कुछ कारण नहीं कम हो जाते, उनका इम्पैक्ट कुछ कम नहीं होता, तब तक मुझे लगता है गोल्ड जो है अच्छा करता रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखने की जरूरत है निवेशकों को अभी, कि एक तो जैसे मैंने कहा कि वन वे रैली हो चुकी है। दूसरी, अगर मान लीजिए यूएस के टैरिफ रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व होते हैं और अमेरिका में ऐसी मंदी नहीं आती जैसा कि अंदाजा है, और डॉलर जो है वीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसे जो चीजें अगर पॉजिटिव हो जाती हैं आगे जाके कि उनका इम्पैक्ट कम हो, तो फिर हमेशा ये भी ध्यान रखना होगा कि चाहे गोल्ड में अभी आगे जाके पोटेंशियल है, लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े मॉडरेट होंगे। और कहीं ना कहीं ये इस फैक्टर को ध्यान रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक और है यहाँ पे, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सही तरीका चुनिए। अब बजाय इसके कि आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड सेविंग फंड और मल्टी एसेट क्लासेस, ऐसे कुछ तरीके हैं जो काफी स्मार्ट तरीका माना जा सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। सही बोला आपने हेमंत जी कि कुछ और तरीके हैं ऐसे जिसके जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विश्वजीत जी, इन्हीं तरीकों की बात करते हैं। जब हम फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमने 1 लाख का सोना भी होते हुए देखा। यहाँ पर अब जिसको जो खरीदारी करनी है, शादी का सीजन है, वो तो सोना खरीदेंगे ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम जानना चाहते हैं गोल्ड ईटीएफ ये कितना अच्छा ऑप्शन है फिलहाल अभी सोने में इन्वेस्ट करने का। और अगर प्रदर्शन के लिहाज से भी देखें तो कितना कमा कर दिया है इसने निवेशकों को। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए ज्वेलरी और गोल्ड इंडिया में हमेशा से पॉपुलर रहा है। हम वर्ल्ड के सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड के। तो गोल्ड की चमक तो हमेशा रहती है। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्वेलरी को कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, क्योंकि प्योरिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, मेकिंग चार्जेस होते हैं, जीएसटी लगती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिटर्न्स उसमें मिस हो जाते हैं। तो अगर आपको इस्तेमाल करना है, आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो मना तो नहीं किया जा सकता। तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने गोल्ड का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इसमें अगर फिजिकल गोल्ड भी लेना है तो गोल्ड बार्स वगैरह ले सकते हैं। बट उससे भी ज्यादा एक स्मार्ट तरीका जो अभी हेमंत जी भी डिस्कस कर रहे थे, वो है गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे सबसे एडवांटेज आपको ये रहता है कि आपको कोई लॉकर चार्जेस नहीं देने, आपको कोई थेफ्ट का डर नहीं है, कोई चोरी का डर नहीं है। और गोल्ड की जो प्योरिटी है वो 99.5% के हिसाब से आपको उसके हिसाब से एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक स्मार्ट तरीका है गोल्ड में निवेश करने का। और अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो करीब 30% का रिटर्न है अक्षय तृतीया टू अक्षय तृतीया। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। बट हर साल आपको ऐसा रिटर्न देखने को मिले ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन गोल्ड के अभी थोड़े से हायर है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में जैसा हेमंत जी भी कह रहे थे, अगर अनसर्टिनिटी बनी रहती है मार्केट में किसी भी वजह से, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या टेरिफ वॉर है या कोई और भी, डॉलर, अगर डॉलर का प्राइसेस गिर रहे हैं तो उसकी वजह से जरूरी है कि गोल्ड का आप इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, रेट बढ़ सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप गोल्ड, ज्यादातर लोग गोल्ड बेचते नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करते हैं। तो ऐसे ही आपको जब भी आपने वेल्थ क्रिएट करनी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए। और वहीं अपने पोर्टफोलियो में 10 से 12% तक ही आप अपने गोल्ड को रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखें तो गोल्ड की एवरेज रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करती है। तो मोस्टली आप, अगर आपका एसेट एलोकेशन कंप्लीट नहीं है तो अवश्य खरीदें। बट अदरवाइज गोल्ड के प्राइसेस अभी थोड़े से हाई लग रहे हैं, तो आप एक अच्छा करेक्शन का वेट भी कर सकते हैं, जहां पे आप अपना एलोकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और ईटीएफ को देखें या गोल्ड फंड ऑफ फंड को देखें तो यहाँ पे आपको चार्जेस भी बहुत कम देखने को कम, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है कंपैरेटिवली। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आपने गोल्ड खरीदना ही है तो ये आप मोबाइल पे बैठे बैठे खरीद सकते हैं, और आप बिल्कुल सेफ और अच्छे रिटर्न्स यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हम्म। हेमंत जी, फिजिकल गोल्ड के मुकाबले गोल्ड ईटीएफ में टैक्स किस प्रकार से लगेगा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑफ कोर्स कुछ एक इश्यूज होते हैं जब आप गोल्ड खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्योरिटी के इश्यूज तो हैं ही। उसके अलावा अगर हम टैक्स एफिशिएंसी की बात करें तो आदमी वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी जो पिछले साल जो बजट में जो चेंजेस हुए उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के बाद अगर अपनी यूनिट्स को आप बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना है 12.5% के हिसाब से। अगर आप 1 साल के अंदर अपनी यूनिट्स को बेचते हो तो वो आपकी इनकम में ऐड होगा, और जो आपका टैक्स रेट है एप्लीकेबल उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना है।
बट अगर हम गोल्ड फंड्स या फिजिकल गोल्ड की बात करें तो वहां पे ये होल्डिंग पीरियड जो है वो 24 महीने का है। यानी अगर 24 महीने के बाद अगर आप करें बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जहां पे आपको 12.5% आपको टैक्स देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। और अगर उससे पहले अगर आप करते हैं तो वो आपकी इनकम में ऐड होगा। तो ये चेंजेस जो है वो पिछले बजट में आए थे, उसके बाद से आई थिंक इनफैक्ट उससे पहले अगर हम देखें तो जो गोल्ड फंड थे या जो फिजिकल गोल्ड था उनको सब डेट रिलेटेड माना जाता था। वो सारा का सारा जो है हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहता था और आपकी इनकम में ऐड होता था। लेकिन पिछले साल के बजट के बाद जो 24 का जो बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने चेंजेस किए। तो मुझे लगता है कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ऑप्शंस, क्योंकि जब भी अगर आप गोल्ड में आप इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियसली 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके आपको चलना पड़ेगा। अनलेस कोई आपकी टेक्निकल एलोकेशन है तो बात अलग है, बट अदरवाइज ये दोनों दोनों ऑप्शंस के बीच में टैक्सेशन का डिफरेंस है सिर्फ होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। जी, फंड्स कौन से रह सकते हैं गोल्ड ईटीएफ में जो कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहा और पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छे रहे हो? स्वाति जी, अगर फंड्स देखें तो ज्यादा रिटर्न्स में डिफरेंस नजर नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गोल्ड ईटीएफ में जो निवेश करते हैं वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर जरूर रहता है, बट अदरवाइज रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। तो अगर हम देखें गोल्ड फंड्स को देखें तो एक्सिस गोल्ड फंड, निपॉन इंडिया गोल्ड फंड, एसबीआई गोल्ड फंड और आईसीआईसीआई प्रू रेगुलर गोल्ड सेविंग फंड, तो ये 4-5 फंड्स अच्छे हैं जहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। फंड वाइज ईटीएफ वाइज भी अगर आप देखें तो डायरेक्ट ईटीएफ में भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आप ब्रोकरेज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्ड फंड में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ईटीएफ में, जैसे आप और स्टॉक्स खरीदते हैं ऐसे आप ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। तो उसमें गोल्ड, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, कोटक गोल्ड ईटीएफ, निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ, तो करीब करीब रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसमें फंड्स में ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करने का ऑप्शन नहीं होता। तो मेरे ख्याल में कुछ 3-4 अच्छे फंड्स अगर आप चूज करें तो उसके बेसिस पे आप उसमें निवेश कर सकते हैं। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर, यहाँ पर भी निवेश काफी शुभ माना जाता है और सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। तो कितना पॉपुलर है सिल्वर खरीदने से ज्यादा सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है हेमंत जी? क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत बाद में आया सिल्वर ईटीएफ, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो क्या ये एक पॉपुलर ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के बीच में? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक अगर हम सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो वो काफी रिसेंट एडिशन है एज कम्पेयर टू गोल्ड। एज एन एसेट क्लास हमारे देश में ज्यादातर लोगों का रुझान जो है वो गोल्ड पे रहा है, बट ऑफकोर्स ऐसे निवेशक भी हैं जो सिल्वर को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं। मुझे लगता है देखना भी चाहिए। इनफैक्ट हमने अभी बात की थी कि गोल्ड के अंदर एक वन वे जो रैली आई है, अगर आप हिस्टोरिकली अगर आप पहले के देखें, आप जब भी रैलीज हुई हैं प्रेशियस मेटल में, तो यूजुअली जो है सिल्वर गोल्ड को और परफॉर्म करता है। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड ने सिल्वर से बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से, क्योंकि हम बात भी कर रहे थे कि वैल्यूएशंस काफी रिच हैं और करेक्शन आ सकती है, जैसे विश्वजीत ने भी कभी कहा, मेरे हिसाब से सिल्वर में पोटेंशियल है कि शायद वो आपको आगे जाके गोल्ड से भी बेहतर रिटर्न दे सके। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि देखिए क्या है, सिल्वर के अंदर भी उसके जो इंडस्ट्रियल यूजेस है वो काफी बढ़ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या दूसरे और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे सिल्वर का काफी इस्तेमाल होता है और उसका डिमांड काफी बढ़ रहा है। तो उसमें इन्वेस्ट करने के तरीके ऑफकोर्स फिजिकल थोड़ा कम्बरसम हो सकता है, और जो हमने इश्यूज की बात की फिजिकल वर्सेस ईटीएफ, वो तो ऑब्वियसली सिल्वर पे भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे अगर निवेशक सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहें तो सिल्वर ईटीएफ भी है, और इनफैक्ट ऐसे भी ईटीएफ है जो गोल्ड सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए इन्वेस्टर अगर आप दोनों प्रेशियस मेटल्स में अपना पैसा लगाना चाहते हो तो वैसे फंड भी है। हालांकि उसमें नंबर ऑफ फंड्स सिर्फ 2 ही है, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बट अगर अलग से सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है कि दोनों की जगह है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, तो दोनों की जगह है। कंपैरेटिवली थोड़े कम एएमसीज हैं जिनके पास सिल्वर ईटीएफ है, जिसमें एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई प्रू और निपॉन है जिनके सिल्वर ईटीएफ्स है, जो आप अपने पोर्टफोलियो में चाहें तो इस अक्षय तृतीया शामिल कर सकते हैं। कैसे आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि कम से कम 10% तक तो इन्वेस्टमेंट मल्टी एसेट एलोकेशन कर सकता है। बताइए विश्वजीत जी, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का क्या फायदा है अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो?
देखिए स्वाति जी, अगर मल्टी एसेट फंड्स को देखें तो एज पर सेबी कैटेगराइजेशन फंड मैनेजर को 10% तीन डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश करना होता है। तो 10% इक्विटी, 10% डेट, 10% या तो वो गोल्ड या सिल्वर या फिर रियल एस्टेट को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि भाई गोल्ड में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं या सिल्वर में अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, तो वो इस एलोकेशन को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है आपको। 3-4 एसेट क्लासेस में आपका फंड डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। जो कंजर्वेटिव टू मॉडरेटेड इन्वेस्टर है वो इस कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल गया। और अगर मार्केट में कोई सा, क्योंकि इनके आपस में तीनों एसेट क्लासेस में ज्यादा कोरिलेशन नहीं होता, तो अगर इक्विटी मार्केट ऊपर होती है तो कभी कभी गोल्ड के प्राइसेस सही नहीं होते, लेकिन कभी इक्विटी मार्केट डाउन होती है तो गोल्ड के प्राइसेस उस पोर्टफोलियो को बैलेंस कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटेजी तो नहीं है, बट अगर कंजर्वेटिवली देखा जाए तो जो निवेशक ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। 3-4 डिफरेंट एसेट क्लासेस मिल जाती है, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और ऐसे वॉलेटाइल टाइम में जब मार्केट में काफी उतार चढ़ाव है, ये फंड्स हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिले। हाँ, एंड वेरी क्विकली हेमंत जी, टैक्सेशन के लिहाज से गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना एज कंपेयर टू मल्टी एसेट एलोकेशन कुछ फर्क है? हाँ देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। हमने पहले डिटेल में बात की कि गोल्ड ईटीएफ की टैक्सेशन कैसी है, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। हाइब्रिड, ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है वो हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें बेसिकली जो ऐसे फंड्स हैं जहां पे इक्विटी की इन्वेस्टमेंट 65% या उससे ज्यादा है, तो उनकी टैक्सेशन जो है वो इक्विटी की एग्जैक्टली जो हमने गोल्ड ईटीएफ में बात की थी कि 1 साल के बाद अगर आप करेंगे तो आपको 12.5% का रेट देना है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% के हिसाब से आता है, वहां पे आपकी इनकम में वो ऐड नहीं होता है। बाकी जितने भी फंड्स हैं वो उनकी जो टैक्सेशन है वो डेट की जो फंड्स हैं उसके हिसाब से होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में और गोल्ड ईटीएफ के अंदर। ये रहे मल्टी एसेट एलोकेशन में निवेश, जो कि आप जिसमें आप गोल्ड में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। कम से कम 10% तक का एक्सपोजर आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए गोल्ड में मिल सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और चर्चा करेंगे और कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए, कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हैं, उन सवालों को भी लेते हैं। पहला सवाल भूपेंद्र दास, इनका हमारे पास आया है, वो लेते हैं। विश्वजीत जी, आप इस सवाल को जरूर देखिए जरा। जरा बता दें कि क्या डिटेल्स हैं इनके निवेश की। 40 साल की इनकी उम्र है, मौजूदा निवेश 52,000 का ये बता रहे हैं। सुकन्या समृद्धि में भी 3,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है। रिटायरमेंट के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए तक का टारगेट इन्होंने रखा है। बच्चों की पढ़ाई का भी लक्ष्य है, 33 लाख का टारगेट है। शादी के लिए भी लगभग 1.25 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए होंगे। सभी टारगेट के लिए कितनी एसआईपी सही है वो बताइए, और पोर्टफोलियो रिव्यू की भी आपसे सलाह मांग रहे हैं। कुछ फंड्स हैं आपके सामने अभी होंगे जिसमें कुछ
एक्टिव और पैसिव फंड्स का मिश्रण है, मल्टी एसेट एलोकेशन भी है, स्मॉल कैप भी है और फ्लेक्सी कैप फंड भी इन्होंने रखा हुआ है। तो हाइब्रिड अलग अलग डाइवर्सिफाई किया तो इन्होंने पैसिव एक्टिव में, विद इन कैटेगरीज भी डाइवर्सिफाइड है। बताइए भूपेंद्र जी के लिए विश्वजीत जी, आपको क्या सलाह लग रही है? बिल्कुल भूपेंद्र जी ने सबसे अच्छी चीज करी हुई है स्वाति जी की इन्होंने अपने सारे गोल्स को एसआईपी से लिंक किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप कितने गोल के करीब हैं या कितना दूर है। तो ये बहुत फर्स्ट स्टेप आपको बहुत अच्छा लिया हुआ है। और आप हर साल ये भी ऐसा कह रहे हैं कि 10% का स्टेप अप करेंगे तो यकीनन आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। बट कहीं ना कहीं आपने ब्रॉडली, मुझे इसका आइडिया नहीं कि आपने गोल अमाउंट क्या रखी थी, तो उससे पता लगता है कि आप कितना अचीव कर पाएंगे। बहरहाल आपकी अगर कैलकुलेशन देखें तो रिटायरमेंट में अभी आपके पास 20 साल है, तो आप 11,000 रुपए करीब एसआईपी कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, तो करीब करीब 4 करोड़ रुपया यहाँ पे बन जाएगा अगर आप 10% का स्टेप अप लेके चलते हैं और 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं। वहीं आपके बेटे की शादी के लिए 1,27,00,000, 1,63,00,000, 6,000 की एसआईपी कर रहे हैं आप अपनी बेटी की मैरिज के लिए, और बेटे की एजुकेशन के लिए 19 लाख रुपए बनते हैं। क्योंकि 8,743 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम होराइजन कम है। तो मुझे ये वाला गोल थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई की इन्फ्लेशन जो है करीब करीब 9-10% के हिसाब से रहती है। तो इस गोल को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और वहीं डॉटर की एजुकेशन के लिए आप 41,61,000 रुपए जोड़ पाएंगे, क्योंकि आप 6,863 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। और आपने सुकन्या समृद्धि भी कर रखी है, उसमें भी 16 लाख करीब रुपए बनते हैं। तो गोल आज का कितना है, इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तब कितना होगा, ये आपको थोड़ा सा अभी समझना होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छी एसआईपी कर रखी है, स्टेप अप कर रहे हैं, बट आज की गोल अमाउंट क्या होगी ये शायद आपने मेंशन नहीं किया, तो उसकी वजह से अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपका पोर्टफोलियो देखते हैं तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, स्वाति जी भी बता रही थी। लेकिन दो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, वहां पे थोड़ा सा ओवरलैप है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कोटक फ्लेक्सी कैप है वहां से आप स्विच करके कोटक मल्टी कैप फंड में चले जाएं, क्योंकि मिड कैप फंड भी नहीं है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और मल्टी कैप में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा, और एक डिफरेंट कैटेगरी भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। जहां तक कि हाइब्रिड फंड्स है, अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो उसमें बने रहें, बट आगे चल के आप एक्टिव डाइवर्सिफाइड एक्टिव फंड्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम होराइजन काफी लंबा है। तो वहां पे शायद आप थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बट अदरवाइज आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपने स्टेप अप अच्छा कर रखा है, हर साल 10% का कर रहे हैं, पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड है। ये थोड़ा सा बदलाव अवश्य कर ले, कोटक फ्लेक्सी कैप से निकल के कोटक मल्टी कैप में स्विच कर ले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भूपेंद्र जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारे एक्सपर्ट की तरफ से भी आपके निवेश के लिए। आकाश पटेल, इनका सवाल अगला हमारे पास आ रहा है। हेमंत जी, आप इनका पोर्टफोलियो देखिएगा। 6,000 की मौजूदा एसआईपी कर रहे हैं, मार्च 2024 से ही निवेश शुरू किया है, लगभग साल भर हो चुका है इन्हें। फंड कैसे लग रहे हैं? कैनन रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी भी है, मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप रखा है, मोतीलाल का मिड कैप है, निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड इन्होंने रखा है, गोल्ड फंड भी रखा है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और सुंदरम मिड कैप इनके पास फंड है। सर, कैसे लग रहे हैं फंड्स? देखिए स्वाति, फंड से पहले आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 6,000 की एसआईपी कर रहे हैं, टाइम होराइजन नहीं कहा है, तो क्योंकि जिस तरीके से मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में हो रही है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उनका जो टाइम होराइजन है वो लंबा है। बट आई थिंक हमेशा एज एन इन्वेस्टर टाइम होराइजन पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, हमेशा एक टारगेट बना के चलें। उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि मेरे पास कितना समय है, मुझे कितना टारगेट अचीव करना है। कभी कभी थोड़ी दुविधा हो सकती है टारगेट अचीव करने, बट आई थिंक कोई भी आप टारगेट लेके चलें तो आपको पता चलता है कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप कम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है कि आप उसको कैसे करके बढ़ा के उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। बिना किसी टारगेट के जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि हम जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो काफी है कि नहीं। सबसे पहले तो आई थिंक ये मैं चाहूंगा कि इस पे ध्यान दें। दूसरा, इनके पास कुल मिला के 6 फंड्स हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं कि 6,000 की इन्वेस्टमेंट के लिए 6 फंड की जरूरत है। इनको एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, स्पेशली अगर वो इक्विटी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि ऐसी कैटेगरीज ले। 3 कैटेगरीज मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हैं, जैसे मल्टी एसेट, मल्टी कैप कैटेगरी जो है वो, लार्ज एंड मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप। गोल्ड, जैसे हमने बात की, पोर्टफोलियो में हमेशा जगह रहती है, लेकिन उतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है कि आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें। तो 3 फंड मुझे लगता है बहुत सही रहेंगे इनके लिए। एक फंड इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड आपको थोड़ा सा एक्सपोजर इंटरनेशनल, इनफैक्ट यूएस मार्केट में भी देता है,
और प्राइमरीली जो है लार्ज कैप में पैसा है, वहां पे इनकी इन्वेस्टमेंट अभी 1,000 है। मैं चाहूंगा कि इसको बढ़ा के तो 2,000 कर दें। तो एक होगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप कैटेगरी में मैं चाहूंगा कि वो अगर चाहे तो कोटक मल्टी कैप को दे सकते हैं। मल्टी कैप का फायदा ये है कि तीनों सेगमेंट लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा बना रहेगा। तो वो एक बहुत ही डिसिप्लिन अप्रोच है। और तीसरी कैटेगरी है लार्ज एंड मिड, जैसा मैंने कहा, वहां पे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। इन तीनों फंड्स के अंदर 2-2 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करें आप, और 3 फंड हो गया आपके पास। आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जहां पे बायस आपका लार्ज कैप पे रहेगा, लेकिन अच्छे क्वालिटी फंड्स, और उनको मॉनिटरिंग करना आसान होगा। और अगर आपको आगे जाके स्टेप अप भी करना है तो इन्हीं तीनों फंड में कर सकते हैं, अनलेस आप बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, तब आपको कोई और फंड देखना है। तो आई जी थिंक जी बदलाव सर। करने की जरूरत है। और जैसे मैंने ओके। कहा, प्रोसेस में डेफिनेटली एक टारगेट रखना जरूरी है, और टाइम होराइजन पे क्लैरिटी चाहिए। ओके, तो आकाश जी आपको मिल गई है राय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। जय अग्रवाल जी का सवाल हमारे पास आया है। विश्वजीत जी, आप इनका पोर्टफोलियो रीड कीजिए। 23 साल की उम्र में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है 3500 रुपए के एसआईपी से। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड भी रखा है, मोतीलाल का एक मिड कैप है, और निपॉन इंडिया का एक फंड इन्होंने रखा है। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि निपॉन इंडिया का कौन सा फंड है। मीनवाइल शुरुआत तो कर दी है, कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है, और धीरे धीरे कैसे इन्वेस्टमेंट अपनी पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल स्वाति जी, सबसे पहली बात, 23 वर्ष में अगर आपने निवेश की शुरुआत करी है तो जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ हो पाएगा। और ये एसआईपी जब करते हैं तो 10-15 साल के बाद जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है वो बहुत अच्छी है, उसके लिए वेल्थ क्रिएशन करने के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो मेरे ख्याल में शुभकामनाएं। जय कुमार जी, आपने बहुत जल्दी शुरुआत करी। दूसरा, आपने जो फंड्स ले रखे हैं बहुत अच्छे हैं, सारे ही फंड्स टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं। एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। निपॉन का स्मॉल कैप है स्वाति जी मेरे हिसाब से। तो तीनों ही कैटेगरी के फंड है, और एक फ्लेक्सी कैप भी ले रखा है आपने पराग पारिक का। तो चारों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं। एसआईपी अमाउंट्स को बढ़ाना की आवश्यकता जरूर रहेगी। आप 1,500 रुपये और ऐड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई और नए फंड की आवश्यकता नहीं है। ये 4 फंड अपने आप में पर्याप्त है। और एक फंड, म्यूचुअल फंड, अपने आप में पूरा पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि उसमें 40-50 स्टॉक्स होते हैं। तो नए और फंड्स एडिशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये 5,000 रुपए आपने, हालांकि गोल सेट नहीं किया हुआ या टाइम होराइजन नहीं बताया, बट एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, 5,000 रुपए अगर आप 20 वर्ष के लिए निवेश करते हैं, 12% का सीजीआर लेके चलते हैं, तो 50 लाख रुपए बन जाते हैं। वहीं पर अगर 10% का स्टेपअप करेंगे तो ये 1 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। तो कोशिश करें, जितना स्टेपअप कर सकते हैं उतना अच्छा है, और इन्हीं फंड्स में निवेश करें। अभी और नए फंड्स की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, तो जय जी, आपने शुरुआत अच्छी उम्र में की है, आगे पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहें, वेल्थ कमाते रहें। और थैंक यू सो मच हेमंत जी, आपका भी, और विश्वजीत जी आपका हमारे साथ मनी गुरु में आज के इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस।
प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे। जातीय जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस की सरकारों ने जातीय जनगणना का विरोध किया। मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को दी बड़ी